5 जून 2025 की ये बात है। एक किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे रजवाहा पड़ता है और रजवाहे में एक बहता हुआ सामान उसको दिखाई देता है। किसान उस सामान के पास पहुंचता है। देखता क्या है कि चादर में लिपटी हुई एक लाश है, और वो भी बिना सर के। बिना सर के वो लाश उसे देखकर वो किसान की चीख निकल जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। और इन चीखों की आवाज़ जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है, देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पता चलता है कि ये किसी महिला की लाश है। दरअसल जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद उस लाश को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच में एक महिला कांस्टेबल की नज़र उसकी लाश की जो जेब पर पड़ती है, जो उसने सलवार पहनी हुई है, जब उसको टटोलती है तो उसके अंदर 20-20 के 2 नोट निकलते हैं। साथ ही उसके अंदर एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर एक नंबर लिखा हुआ था और पुलिस ऑफिसर को वो नंबर दिया जाता है। जब पुलिस ऑफिसर ने उस नंबर को डायल किया तो पता चलता है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के थाना दौराला का एक गांव लगता है साधुओं की नंगली। वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है। उसके पास फ़ोन पहुंच जाता है। पुलिस जैसे ही उसे फ़ोन करती है, उसके बाद पुलिस फिर कातिलों तक पहुंच जाती है। आखिरकार पुलिस ने कातिलों को तो पकड़ लिया, लेकिन उस सर को नहीं ढूंढ पाई थी जिस सर को काट कर वो कातिल अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि उसे ढूंढने की तमाम कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने ही अपनों की जान के दुश्मन कैसे बन जाते हैं, वो भी इतनी भयानक रूप में कत्ल कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की। दरअसल ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है दौराला, और दौराला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है दादरी। दादरी का ही रहने वाला एक फ़ौजी जिसका नाम रमेश कुमार, जो कि सीआरपीएफ का एक जवान होता है और छत्तीसगढ़ में उसकी पोस्टिंग चल रही थी। घर में 2 बेटे और पत्नी का नाम राकेश देवी होता है। बेटी एक होती है आस्था, जो कि सकोती गांव का एक सूरजमल स्कूल होता है, वहां से उसने 11वीं की परीक्षा पास की थी। अभी हाल ही में उसने 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक खुशहाल ज़िंदगी वो परिवार जी रहा था। अब से लगभग 9 महीने पुरानी बात है, ये अक्टूबर 2024 की। इस लड़की ने अपना इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो उसने उसके पन्ने लगातार सोशल मीडिया के पन्ने पलटती रहती थी। इसी बीच में इंस्टाग्राम पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़के का नाम अमन होता है, जो कि पास का ही एक गांव होता है साधुओं की नंगली, वहां का रहने वाला लड़का होता है। उससे वो बातचीत करती थी और बातचीत करते करते उनकी दोस्ती कितनी गहरी हो जाएगी, उन दोनों ने भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। एक दिन उस लड़की ने उससे मिलने का मन बनाया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई और मेहंदी लगाने के बाद अपने उस दोस्त को बुलाया। अमन को बुलाने के बाद वो सीधा मंदिर जाते हैं। मंदिर में इधर उधर घूमते हैं, घूमने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बात का किसी को कानो कान भनक नहीं लग रही थी, और ये पहली मुलाकात थी। उसके बाद फिर आदत बन जाती है एक दूसरे की। जब भी मौका मिलता था तभी मिलने का वो एक दूसरे से कोशिश करते थे। और ख़ासकर मौका तब होता था जब घर में कोई होता नहीं था, ख़ासकर माँ कहीं चली जाया करती थी तब। तो वो लड़की जो है अपने उस दोस्त को बुला लिया करती थी। ऐसे ही अपने उसने 28 मई 2025 को उसने ऐसा किया कि घर में एक रिश्तेदार में एक शादी का प्रोग्राम था। माँ ने कहा कि मैं शादी में जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। आखिरकार लड़की घर पर अकेली थी, छोटे भाई भी उसके साथ था। इसी बीच में उसने उस लड़के को फ़ोन किया, बुलाया और उससे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़ जाता है। छोटा भाई जब घर में अचानक से उसकी एंट्री करता है तो पता चलता है कि उसकी बहन आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ थी, और उस लड़के को देखकर उसके भाई को गुस्सा आता है। उसने इस बात का विरोध किया, विरोध करने के काफ़ी कोशिश की। तो लड़की ने और उस लड़के ने उसे समझा दिया, उससे उसकी रिक्वेस्ट की, खुशामंदी की कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आखिरकार छोटा भाई अपनी बहन की बात मान लेता है, उस अमन की बात मान लेता है। कहता है कि मैं अब किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा और तुम्हारा जो मन कहे, जो चाहे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का आराम से चला जाता है। वो नहीं जानता था कि जिस बात को छुपाने की लगातार दबाव बनाए जा रहे थे, वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकती। और जैसे ही माँ घर में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तत्काल प्रभाव से छोटे भाई ने अपनी माँ से कहा कि आज जब तुम घर पर नहीं थी, जब तुम रिश्तेदारी में गई हुई थी, तभी बहन ने अपने एक दोस्त को बुलाया था, उसके साथ वो इस तरह की स्थिति में पाई जाती है। माँ को अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो पति को पूरी कहानी सुनाती है। कहती है कि देखो, तुम्हारी बेटी जो है मेरी पीठ पीछे इस तरह के काम कर रही है, इसको शर्म नहीं है, इसको लिहाज नहीं है, हम इसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं।
जब बाप ने अपनी बेटी से बातचीत की तो बेटी जिद पर अड़ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं अमन से ही करूँगी। जब बाप ने अपनी बेटी को समझाया बुझाया, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, छुट्टी पर आऊँगा तो मैं अमन के घर जाऊँगा और उसके माँ बाप से बातचीत करूँगा और तुम्हारी शादी की बातचीत करूँगा, लेकिन घर में किसी तरह का कोई तांडव नहीं होना चाहिए, घर में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, सब कुछ आराम से चलते रहने देना चाहिए। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, साथ ही पिता ने अपनी पत्नी को भी समझाया। आखिरकार बात समझाई जाती है, बुझाई जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। 28 तारीख की बात थी, लेकिन 28 तारीख के बाद घर में जैसे 28 मई से पहले माहौल था वैसा माहौल रह नहीं गया था। आखिरकार 29 तारीख आती है, 30 तारीख आती है, इस तरह से वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कहते हैं कि वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, लेकिन ये घाव भरने में नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। 4 जून 2025 की सुबह की ये बात है, लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सुबह सुबह वो उस लड़के से बातचीत कर रही थी। माँ की अचानक से दस्तक हो जाती है। अचानक घर में जब आती है तो बेटी को फ़ोन पर बातचीत करते देख रही थी। उसने फ़ोन छीनते हुए कहा कि तुम उससे किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करोगी। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी, शादी करूँगी उसी से करूँगी, शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, तुम रोक नहीं सकते। और वो जब ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आखिरकार उसे हाथ जोड़कर किसी तरह से शांत किया जाता है। लड़की जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। उसका छोटा भाई आता है और छोटा भाई आने के बाद अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहन ने अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही पीटा, बुरी तरह से पीटा। जब ये बात माँ को पता चलती है तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार जिद कर रही है। आखिरकार माँ बेटी के पास जाती है, उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने माँ के साथ भी ऐसे ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। माँ को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, कुछ इतना गुस्सा आ जाता है कि माँ ने अपनी बेटी की छाती पर बैठ जाती है और बैठने के बाद तब तक उसका गला दबाती रहती है जब तक कि बेटी के प्राण नहीं निकल जाते। जब बेटी के हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, बेटा भी वहीं पास में चश्मदीद होता है। जब वो बेटी जो हाथ पैर मार रही थी, तब बेटे ने अपनी बहन को पकड़ लिया था कि वो कुछ विरोध ना कर सके, और माँ तब तक गला दबाती रही जब तक ये बेटी मर नहीं जाती। जैसे ही उसने हाथ पैर चलाने बंद किया, तब जाकर माँ को होश आया कि आखिरकार वो कर क्या बैठती है। तभी वो घबरा जाती है, एक तरफ कोने में बैठ जाती है। भाई वो समझ नहीं पा रहा था वो भी कि आखिरकार ये सब चंद ही सेकंड, चंद ही मिनट में हो क्या गया है। जब उसकी माँ को थोड़ा सा होश आता है, सबसे पहले वो अपने पति को फ़ोन लगाती है, कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। जब उसके पति ने सुना कि आखिरकार बात क्या है, उसने कहा मैंने अपनी बेटी को मार दिया, तुम्हारी बेटी को मार दिया है। पिता कहता है कि कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, तुम वहीं रहो, आराम से रहो, कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं। लेकिन वो दोनों घबराए हुए थे, माँ और बेटा। उधर पति को जब सूचना मिलती है तो वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूँ क्या। तभी वो फ़ोन काटता है। फ़ोन कटते ही माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों को फ़ोन लगा दिया, और फ़ोन लगाने के बाद कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। तो ये मेरा बेटा भी साथ था, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। उसे समझाया जाता है कि आराम से घर में रहो, लाश के पास रहना, किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं लगने देना, इंतज़ार करो, कुछ ना कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं। आखिरकार कई घंटे बीत जाते हैं। दोपहर में उसके भाइयों का, उसके भांजे का और उसके भतीजे का फिर से फ़ोन आता है राकेश देवी को। आखिरकार जब फ़ोन आता है, कहते हैं कि तुम तसल्ली करो और रात के लगभग 11 बजे होने का इंतज़ार करो, हम सोचते हैं, हम कुछ करते हैं। अब उस महिला के मायके वाले आते हैं। आने के बाद उसका बताया जाता है कि एक भतीजा होता है और एक उसका भांजा होता है। वो आते हैं और यहाँ से आस्था की लाश को गाड़ी के अंदर रखते हैं, और गाड़ी के अंदर रखने के बाद यहाँ से काफ़ी दूर लेकर चले जाते हैं। लगभग 13 किलोमीटर दूर का ये सफ़र तय करते हैं। एक महरौली का जंगल वहाँ पे लगता है, और महरौली के जंगल में ले जाने के बाद लाश को उस गाड़ी से उतारा जाता है। एक दराती ली जाती है जिससे ये चारा वगैरह काटते हैं। उस दराती से उस लड़की की, यानी कि आस्था की जो 17 साल की लड़की होती है, उसकी गर्दन को तब तक काटा जाता है जब तक कि उसे धड़ से अलग नहीं कर दिया जाता। आखिरकार उसकी लाश को एक रजवाही में फेंक दिया जाता है। साथ ही जो उसका सर होता है, उस सर को उस घटना स्थल से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है, जो कि जानी एक जगह लगती है, वहाँ पर गंग नहर होती है। गंग नहर में फेंक कर आराम से निकल जाते हैं। ना ही माँ जानती थी, ना ही उसका भाई जानता था, और ना ही परिवार के बाकी लोग जानते थे कि लाश तो फेंक रहे हैं, तो इसने कपड़े पहने हुए हैं। उस कपड़ों में 20-20 के 2 नोट रखे हुए थे, साथ ही एक पर्ची रखी हुई है, और जब पर्ची निकाली जाती है तो उस पर्ची में एक नंबर निकलता है। और जो पास का ही एक गाँव था, साधुओं की नंगली,
वहाँ पर फ़ोन लगता है। पुलिस आखिरकार उस लड़के को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे लाश को दिखाया जाता है। तो लड़का वो रोने लगता है, बिलखने लगता है, कहता है कि ये मेरी बहुत ख़ास दोस्त है, हम लोग इंस्टाग्राम पर मिले थे, हमारी दोस्ती हुई थी। जब पूछा जाता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ की है, कहाँ की नहीं रहने वाली, तो उस लड़की का पूरा एड्रेस दिया जाता है। आखिरकार पुलिस उस घर पर उसके जो है पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जब पता चलता है तो पता कुछ ऐसा चलता है कि माँ ने और घर परिवार में लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लड़की अचानक से घर से गायब हो गई है, लेकिन पुलिस में कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं थी। आखिरकार घर वालों से और जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो धीरे धीरे करके पूरी कहानी सामने आ जाती है। आखिरकार पुलिस ने माँ को हिरासत में लिया, बेटे को भी हिरासत में लिया। जो इस लड़की के मरने वाले के जो 2 मामा थे उनको हिरासत में ले लेती है और मामा का जो लड़का होता है उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन जो उसकी मौसी का जो लड़का था, जो उस लाश को ठिकाने लगवाने में पूरी ईमानदारी दिखाता है, पूरी शिद्दत दिखाता है और उसकी गर्दन को अलग करने में पूरा उसका काम करता है। आखिरकार वहाँ पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस जब ये पता करती है कि गंग नहर में सर कहाँ पर फेंका गया था, तो उस इलाके में 20-20 किलोमीटर दूर इधर उधर जाकर तलाश की जाती है। साथ ही यहाँ पर जहाँ लाश की गर्दन काटी गई थी उस इलाके में लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में एक छोटी छोटी जगह को देखा जाता है। डॉग स्क्वाड हो या फिर बाकी टीम हो, फॉरेंसिक टीम हो, हर किसी को बुलवाया जाता है। गांव वालों की मदद ली जाती है, सैकड़ों पुलिस वाले भी इसमें लग जाते हैं। ना तो वो लड़की के जो सर था वो मिल पाता है और ना ही जो इसका भाई भागा हुआ था, जो मौसी का लड़का है, जो वो भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाता। जब तक ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं तब तक दोस्तों पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा बहुत पहले ही कर दिया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके छोटे भाई को भी गिरफ्तार किया जो गलती माँ से हुई थी। काश इस वक्त पुलिस को अगर इसने फ़ोन करके पहले बता दिया होता, कहानी सुना दी होती, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई है, तो बाकी जो लोग इस लाश को ठिकाने लगाने में फंसे हैं, जो बाकी लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है, शायद ये ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। बल्कि पुलिस ने जब अपने मामले में जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि उस लड़की के पिता ने भी कुछ ना कुछ ऐसी बात कही है जिससे कि लोगों को, परिवार वालों को भड़काने में मदद मिलती है। हालांकि पुलिस की जांच का विषय है कि इस मामले में कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन गुनहगार है, किस किस को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मामला जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात चल रही है, ये मामला अदालत पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है जज इसमें बड़ी से बड़ी सज़ा ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि ये क्राइम कोई आसान क्राइम नहीं था, ये हीनियस क्राइम था। वाकई यहाँ पर भयानक तरीके से हत्या की जाती है और हत्या के बाद जो होता है वो भी बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।